प्यारे बच्चों, डीजी क्लासेस में बोर्ड एग्जाम 2022 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 7 आज है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दो पतले लेंस है वो हमने एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए, तब हमें उसकी संयुक्त फोकस दूरी या संयुक्त क्षमता भी पूछ लेता है आपको व्यंजक। तो दोनों हम आज जानेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। क्या करना है देखिए, यहाँ पे आप डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो पतले उत्तल लेंस हमने लिए हुए L1 और L2। यहाँ पर हमारे पास उत्तल लेंस हमने दिखा रखे हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आपको उत्तल लेंस ही दिए जाए, दो एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस भी हो सकता है, उसको भी हम समझेंगे क्या होगा उसमें। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारे पास दो उत्तल लेंस हैं L1 और L2, जिनकी फोकस दूरी जो है क्या है क्रमशः F1 और F2। पहले लेंस की फोकस दूरी F1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2, और दोनों वायु के संपर्क में रखे हुए हैं। तो एक वायु में रखे हुए हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारी जो होती है ये मुख्य अक्ष कहलाती है, जो उनके केंद्र से यानी जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है जो रेखा, वो प्रकाश हमें पता है कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। उस अक्ष को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष हमारी जो है ये है। इस मुख्य अक्ष पर हम क्या लेते हैं, कोई बिंदु वस्तु ले लेते हैं O। तो यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु वस्तु O है, और बिंदु वस्तु से O से जब चलने वाला प्रकाश चलेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंस हमने L1 और L2 दो लेंस लिए हुए हैं उत्तल लेंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम एक लेंस L2 लेंस को हम क्या कर लेते हैं, अनुपस्थित कर लेते हैं, माने L2 लेंस को हम हटा लेते हैं। अगर केवल एक ही लेंस होता तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता उसको हम देखें। तो इस लेंस ने क्या किया, इसको जो है हमारे पास हमें पता है कि ये जो हमारा उत्तल लेंस होता है ये अभिसारी लेंस होता है। ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को जो है अपने फोकस पे केंद्रित कर देता है। तो इस तरीके से जो है प्रकाश यानी जो है फोकस की ओर मोड़ देता है। तो इसने जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, आई डैश पर बना। तो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब आप देख रहे होंगे, इसका जो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई डैश पर बन रहा है। जो O से चलने वाला प्रकाश था वो अपवर्तित होकर, प्रकाश जो है लेंस से क्या होता है, अपवर्तित होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन की घटना होती है। तो वहां पर क्या होता है, ये जो है आई डैश पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ से प्रकाश किरण चली और आई डैश, यहाँ से हम इनकी दूरियों को देख लें। बिंदु वस्तु O से जो है लेंस की जो दूरी हो जाएगी, पहले लेंस की जो L1 लेंस हमने लिया था उसकी जो वस्तु की दूरी है U लेते हैं हम प्रकाशिक केंद्र से यानी मुख्य अक्ष से। हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास जो ये इसकी प्रकाशिक अक्ष है यानी प्रकाशिक केंद्र हमारे पास O से। तो हमारे पास लेंस L1 से वस्तु पिन की जो दूरी है U से हम दिखाते हैं, ये आप सभी को पता है। और प्रतिबिंब की दूरी V से दिखाते हैं, लेकिन हमने क्या ले लिया, V डैश ले लिया, क्योंकि आई डैश पर जो है ये इमेज बन रही, तो हमने इसका प्रतिबिंब की जो दूरी ली वो हमने लेंस से V डैश ले लिया। ऐसा क्यों लिया अभी हम जानेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम दूसरा लेंस रखेंगे L2, अब हमने इसके संपर्क में जैसे ही दूसरा लेंस रखेंगे L2, अब देखेंगे क्या होगा, आई डैश पर नहीं बन रहा होगा इमेज। अब देखेंगे क्या होगा, ये देखो जैसे हमने इसको रखा L डैश पर, हम L2 को हमने जैसे लगाया लेंस, दूसरे लेंस को इसके संपर्क में रखा, अब ये जो प्रकाश किरण कहाँ पहुंच रही है, आई पर पहुंच रही है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, आई पर पहुंच गया। तो आप देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस लेंस से हमने इसका प्रतिबिंब की जो दूरी है V ले लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, V लेना है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमने L1 लेंस रखा तो वहां पे जो है क्या होगा, पहले हमारे पास जैसे हम जो है पहले लेंस के लिए देख ले, तो पहला लेंस हमारे पास था L1 के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या लें, L1 लेंस के लिए लेंस को जो है लेंस की L1 लेंस के लिए हम देख लें, यहाँ पे हम क्या करें, L1 लेंस के लिए क्या करते हैं, इसमें हम लेंस की सूत्र लगा लेते हैं। हम लेंस का सूत्र हमें पता है, तो लेंस के सूत्र से जो है यहाँ पर हम L1 लेंस के लिए लगा रहे हैं सूत्र। तो L1 लेंस के लिए आप जो है लेंस का सूत्र लगाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, लेंस सूत्र आपको सभी को पता है कि लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारे पास लेंस सूत्र होता है। इस सूत्र का हम प्रयोग करते हुए यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1/f, तो पहले लेंस के हम L1 लेंस के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा L1 लेंस के लिए। तो L1 लेंस के लिए जो फोकस दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी, 1/f1। गुड। तो यहाँ पे 1/f1 हो जाएगी, और 1/f1 लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी, और 1/v, तो पहले लेंस ने इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, V नहीं, V डैश ले लेंगे, और माइनस 1/u, वस्तु की दूरी क्या थी, U थी, ये तो ठीक है, 1/u। इसको आपने क्या कर लेना, इक्वेशन फर्स्ट कर लेना, इसको हमने समीकरण 1 कर लेना है पहले लेंस के लिए। अब हमने जो है क्या किया, दूसरा लेंस रखा
और दूसरा लेंस रखने पर L2। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने दूसरा लेंस रखा L2, इसके लिए जो है I डैश वस्तु का कार्य करेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अब जो है प्रकाश किरण आप समझो कि पहले यहाँ पे बन रहा था, I डैश पे बन रहा था इसका प्रतिबिंब, लेकिन I डैश जो है क्या करेगा, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। और वस्तु इस आप समझो कि I डैश से प्रकाश चल रहा है और तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I पर बन रहा है। क्योंकि ये आपने ध्यान रखना है कि L1 ने जो है इसको तो प्रकाश किरण को अपवर्तित कर दिया था I डैश पर। अब ये I डैश का ही प्रतिबिंब L2 ने क्या कर दिया, इसको कहाँ बना दिया, I पर बना दिया। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अब प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। ये आपने ध्यान रखना। तो अब जो है दूसरे लेंस L2 के लिए जब आप लेंगे, तो दूसरे लेंस L2 के लिए आपने ध्यान रखना है कि लेंस L2 के लिए फिर से आप क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे लेंस L2 के लिए आप जब सूत्र लगाएंगे, लेंस का सूत्र आप L2 के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो लेंस L2 के लिए अब फिर वही लेंस सूत्र लगाओगे, लेंस L2 के लिए लगाइए आप लेंस का सूत्र। अब मैंने बताया क्या होगा, दूसरे लेंस के लिए क्या होगा, ये I डैश वस्तु का कार्य करेगा, जैसे हम यहाँ पे बता रहे थे वस्तु का कार्य करेगा। यानी जो है ये हमारे पास जो ये V डैश है, अब ये जो है इसके लिए आप समझो कि ये वस्तु का कार्य करेगा, यानी ये दूसरे लेंस के लिए U हो जाएगा। और ये जो V है ये तो V रहेगा ही। अंत में जो हमने उसके द्वारा जो दूरी ले ली, ये I पर बन रहा था, तो इस लेंस की जो दूरी हमने ली, यहाँ से हमने क्या ले ली, V दूरी पर हमने ले लिया। यहाँ पे इससे इसकी दूरी क्या ले ली, V ले ली अंत में, इसीलिए हमने V डैश पहले लिया था, इसलिए V इसकी दूरी ले ली। तो आप देखो क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र से बोलिए फटाफट, 1/f की जगह F2 आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v की जगह क्या हो जाएगा, v रहेगा, सॉरी ठीक है, यहाँ पे 1/v की जगह 1/v रहेगा, क्योंकि प्रतिबिंब v पर ही बना था। और वस्तु क्या हो रही थी, मैंने बताया था क्या लेंगे, 1/v डैश, क्योंकि v माइनस 1/u होता है, तो u की जगह 1/v डैश, क्योंकि u हमारे पास ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ u डैश, u आपके लिए जो है v डैश ही है, उसके लिए वस्तु का कार्य करा था। तो आपने यहाँ पर जो है ये u की जगह लेना है v डैश, तो यहाँ पे v डैश हो जाएगा। आपने इसको क्या कर देना है, इक्वेशन सेकंड कर लेना। यहाँ तक क्लियर हुआ। लेंस L1 पहले हमने लिया था, जब तक हमारे पास L2 लेंस नहीं रखा था, तो उसने I डैश पर उसका प्रतिबिंब बनाया था, तब उसकी फोकस दूरी 1/f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u आया था, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरे लेंस L2 के लिए I डैश वस्तु का कार्य करेगा, और तब ये इसका प्रतिबिंब I पर बनाता है, तब हमारे पास ये I डैश क्या हो जाएगा, वस्तु का कार्य करेगा, तो V डैश वस्तु के लिए हो जाएगा, और U हमारे पास अंतिम प्रतिबिंब जो V बन रहा है, V पर बन रहा है, तो V रहेगा। तो 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v डैश। यहाँ तक क्लियर है, इक्वेशन सेकंड कर लेंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, जोड़ने पर जोड़ लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f1 लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड जुड़ेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, आप देखेंगे क्या होगा, इनको आप जब ऐड करेंगे तो 1/v डैश, यहाँ देखिए प्लस का है, यहाँ 1/v डैश माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, 1/v डैश प्लस का, 1/v डैश माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा, देखो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, 1/v पहले प्लस वाला लिख लेंगे, और 1/u वाला माइनस का बच रहा है, इसको हम बाद में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ये हमारे पास यहाँ तक हमने इसको किया, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो इसको आप जो है इक्वेशन थर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इक्वेशन थर्ड कर लेंगे इसको। अब जो है संयुक्त लेंस, संयुक्त फोकस दूरी हमें निकालनी है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, संयुक्त फोकस दूरी की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इन दोनों लेंसों की जगह अब हमने क्या कर दिया, एक लेंस रख देना है इन दोनों के स्थान पर। अगर हमने क्या किया, हमारा ये जैसे इस तरीके से मैं बताऊं, यहाँ पर हमने एक लेंस इस तरीके से रखा, जिसकी फोकस दूरी क्या हो, कैपिटल एफ हो। इस लेंस की फोकस दूरी क्या हो, कैपिटल एफ हो, और वहीं पर उतनी दूरी पर ओ पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बन रहा हो भी पर, जहां पर आई पर, जो दो लेंस रखने पर जहां पर बन रहा है वो, यानी ये यहाँ से दूरी यू ही होगी और यहाँ से दूरी वी होगी। तो उतना ही प्रतिबिंब जो है एक ही लेंस अकेला बना दे रहा है, यानी जो दो लेंस हमने लगाए थे उनकी जगह एक ही लेंस लगाने पर यू पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब उसने वी पर बना दिया। तो उस लेंस की फोकस दूरी हमें पता करनी है, तो वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमारे पास इस तरीके से होगा, तो जब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास हम क्या कहेंगे, संयुक्त फोकस दूरी एफ हो, हमारे पास जो संयुक्त फोकस दूरी क्या हो, हमने इन दोनों की जगह एक ऐसा लेंस ले लिया जिसकी संयुक्त फोकस दूरी एफ हो, तब क्या हो जाएगा, अब लगा लो फिर से लेंस सूत्र लगाओ आप इनमें, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u से यहाँ पर जो है क्या करो आप, 1/v माइनस 1/u की जगह क्या रख लो, 1/f रख लो।
तो यहाँ पे आप निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकलता, बहुत बार आ रखा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो गया है, तो आप इसको जरूर करके याद करके जाइए। तो यहाँ पे आपने समीकरण 3 से तब आपने क्या करना है, समीकरण 3 से आपने जो है 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2। तो आपने कहना है यही जो है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। ये जो है संपर्क में रखे दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र है। दो पतले लेंसों की जो संयुक्त फोकस दूरी हो जाएगी, आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, दो लेंसों की जगह एक ही लेंस रखा जिसकी फोकस दूरी कैपिटल एफ थी, तो उसने भी यू का प्रतिबिंब भी पर यानी भी दूरी पर बनाया, आई ओ का प्रतिबिंब आई पर बनाया, उतनी दूरी पर जितना यहाँ पर था उतनी दूरी पर इसने बनाया। तो सेम तब बनाया तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पे आप इस समीकरण 3 से कर लेंगे। तो ये हमारे पास संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आता है यदि दो पतले लेंस हमने रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास में थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे आपको तो संयुक्त फोकस दूरी पूछा, अगर आपको जो है यहाँ पे संयुक्त क्षमता पूछ दे कि यहाँ पर ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कई बार कि संयुक्त क्षमता ज्ञात कीजिए, तो या उसका व्यंजक प्राप्त कीजिए संयुक्त क्षमता का। तो संयुक्त क्षमता यानी पावर, तो हमारे पास हमें पता है कि जो है पावर पावर किस लेंस की ज्यादा होती है, जो क्या करता है उसको अधिक से अधिक प्रकाश किरणों को मोड़ देता है। जो ज्यादा मोड़ता है उसकी जो है क्या होती है, पावर ज्यादा होती है। जो अपने नजदीक यानी मुख्य जो यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे प्रकाश केंद्र के नजदीक जो ज्यादा मोड़ता है, तो जब जो ज्यादा मोड़ेगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, स्वतः ही कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है। उसकी लेंस की क्षमता ज्यादा होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, यानी पी प्रोपोर्शनल होता है 1/f। तो यानी जो है पी बराबर क्या लेते हैं आप, 1/f से। ये हमारे पास ये क्षमता का सूत्र होता है, P बराबर 1/f। ध्यान रखना, हमें पावर जो होती है किसकी अधिक होती है, जिसकी फोकस दूरी कम होती है। फोकस दूरी कम कैसे होगी, जैसे माना अगर कोई यहाँ पे मोड़ दे इसको, प्रकाश की किरणों को यहाँ पे मोड़ देता तो ये f यहाँ पे हो जाता, तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, और कम हो जाती। तो यानी जैसे जिसकी पावर उसकी ज्यादा होगी, जो ज्यादा मोड़ देता है यानी जिसकी फोकस दूरी कम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास P बराबर 1/f होता है। तो पहले लेंस के लिए, इस जो लेंस L1 है इसके लिए जो है आप क्या ले लेंगे, क्षमता P1 ले लेंगे, और तब इसका जो सूत्र हो जाएगा 1/f1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। P1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, L1 बराबर क्या, L1 लेंस के लिए क्या हो जाएगा, P1 बराबर 1/f1 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, P2 बराबर क्या हो जाएगी, 1/f2। ये भी ध्यान रखना है कि जो फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। एक नंबर का इसमें भी ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये जो है आपका जो है मीटर में आनी चाहिए फोकस दूरी। ठीक है, अगर आपकी सेंटीमीटर में दी है तो आपने इसको 100/f करना है, और तब आपने सेंटीमीटर में करना है। कई बार 20 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता पूछ देता तो 20 आपने क्या रख देना है, यहाँ पे f का मान 20 रखेंगे, लेकिन आपने 100/20 करना है, तब आप 20 पंजे 105 डायोप्टर इसका क्षमता आ जाती है। ये आपने इस टाइप के क्वेश्चन भी किए होंगे, एक नंबर में आते हैं, छोटे से क्वेश्चन है। लेकिन आपने फोकस दूरी का ध्यान, क्षमता का ध्यान रखना है, जो है अगर सेंटीमीटर में दी है फोकस दूरी तब आपने 100/f करना है, और अगर मीटर में दी है तो आपने 1/f करना है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे पहले लेंस के लिए P1 के लिए जो है 1/f1 लिखा हमने, और दूसरे लेंस के लिए जो है P2 के लिए 1/f2। और जो संयुक्त लेंस की क्षमता अगर इन दोनों की जगह एक ही जो लेंस रखा उसकी क्षमता अगर P हो तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो आपने क्या करना है, तब जो है आपने जो है यहाँ पर P 1/f की जगह, इस 1/f की जगह क्या कर देना है, रख देना है P बराबर 1/f1 की जगह क्या रख देना है, P1 प्लस 1/f2 की जगह क्या क्या रख देना है, P2। तो ये मैं इसलिए एक लाइन आप आगे बढ़ाए, क्योंकि एक ही लाइन में जो है आगे वाला क्षमता वाला भी हल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्षमता वाला क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि संयुक्त क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आपने यहाँ तक तो करना ही करना है फोकस दूरी तक। उसके बाद एक दो लाइन में ये और जोड़ देना है कि पहले लेंस की क्षमता P1 हो तो 1/f1 हो जाएगा P1 बराबर, और दूसरे लेंस की क्षमता P2 हो तो 1/f2 हो जाएगा P2 बराबर, और संयुक्त लेंस की क्षमता P हो तो P बराबर 1/f हो जाएगा। तब जो है P बराबर क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2। ये हमारे पास संयुक्त क्षमता का सूत्र आ जाएगा। आपको ध्यान रखना, अगर आपको संयुक्त क्षमता का सवाल पूछ दिया तो आपने इस तरीके से करना है। क्लियर हो रहा है बच्चों। यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक लेंस उत्तल हो दूसरा लेंस अवतल हो, तब आप इसकी फोकस दूरी बताएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं इस तरीके से कह लूँ, यहाँ पर जो है इस समय इसमें देखो 1/f बराबर हमने 1/f1 किया था, ये हमारे पास आया था 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 क्या आया था। इसको हम और कैलकुलेशन करें तो f बराबर आ जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, f बराबर मैं लिख रहा हूँ, सीधे कर रहा हूँ, ये हो जाएगा F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2।
ये वाला सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, कैसे आया ये आप समझ पा रहे होंगे। मैंने क्या किया, F1 F2 का यहाँ पे लासा ले लिया, F1 F2 का लासा लेंगे तो ये F2 जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा F2 प्लस F1, ऐसे भी लिख सकते थे आप। F1 F2 करेंगे, F1 प्लस F2, तो F2 प्लस F1, तो ये 1/f की वैल्यू आ रही है, तो F की क्या हो जाएगी बच्चों, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो F1 F2 ऊपर चला जाएगा, F1 प्लस F2 नीचे आ जाएगा, ये F2 प्लस F1 कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये ध्यान रखना है आपने, यहाँ पर आपको जैसे पूछा, यदि एक लेंस, यहाँ पे स्टार सा बना लेते हैं हम ताकि आपको ये पॉइंट याद रहे, यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस क्या हो, अवतल, एक लेंस उत्तल और दूसरा क्या हो, अवतल, ये फर्स्ट वाला लेंस उत्तल हो, दूसरा वाला अवतल हो, तब आप देखेंगे जो F बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -F1 F2 अपॉन F1 माइनस F2, क्योंकि दूसरा लेंस हमारा अवतल माइनस का है, तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे F1 F2 ये माइनस का क्यों है, क्योंकि F1 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस ही रहेगा, लेकिन F1 प्लस का है, F2 माइनस का है। यहाँ पर आपने यहाँ तक क्लियर समझ लिया होगा कि ये किस तरीके से निकाला। यहाँ पर आपने जो है, यहाँ पर आपको कंडीशन बताई जाएगी, जैसे तो यहाँ पे आप देख लें, यदि F1 इज ग्रेटर देन F2, तो यहाँ पे जो है F1 F2 यहाँ पे अगर बड़ा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला नीचे वाला, तो जब आप बड़ा होगा तो F1 में से F2 माइनस करेंगे तो ये तो प्लस में आएगा, लेकिन ऊपर वाला क्या रहेगा, माइनस का वैसे ही रहेगा, तो तब जो है ये जो F होगा ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ऋणात्मक आएगा। तो ये तब आपने बताना है ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगी, एक उत्तल होगा और एक अवतल होगा, तो जो संयुक्त लेंस होगा वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपको। और यदि जो है क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन अगर देख लें, F1 इज लेस देन F2, F1 का मान F2 से कम हो, तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे वाला नेगेटिव आएगा, क्योंकि F1 का मान F2 छोटे में से बड़ा माइनस करते तो माइनस आएगा, और ऊपर माइनस से माइनस हो जाएगा, तो तब जो संयुक्त लेंस फोकस दूरी होगी कैसे आएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर तब आपने कहना है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर हो रहा है। तो आपको ये एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना कि एक उत्तल लेंस हो एक अवतल लेंस हो, ऐसे पूछा जा सकता है, तब आप संयुक्त फोकस दूरी निकालिए। तो आपने करना यहाँ तक तो सेम है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। उसके बाद यहाँ से आपने एक लाइन और जोड़ देनी है कि आपने इनका एलसीएम ले लेना है, F1 F2 और F2 प्लस F1, F बराबर हो जाएगा F1 F2 F1 प्लस F2। तब यहाँ से पॉइंट लिख देना है कि यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल हो, तब आपने F1 की जगह प्लस F1 रखना है और F2 की जगह माइनस F2 रखना है। क्यों रखना है आपको पता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, और तब आप कंडीशन आपको अगर पूछ ले तब आप बता सकते हैं, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है। F1 इज ग्रेटर देन F2, तब आप F बराबर ऋणात्मक आएगा, और तब आपने कहना है ये अवतल लेंस की तरह होगा संयुक्त लेंस। और जब F1 इज लेस देन F2, तब F जो है क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तब उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तीसरी कंडीशन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तीसरी भी अगर पूछा जा सकता है कि यदि F1 और F2 दोनों बराबर हो, ऐसे भी हो सकता है कंडीशन F1 और F2 क्या हो, बराबर हो, तब उसकी क्षमता, उसकी जो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देखें F1 इज F2 इक्वल हो जाएगा, नीचे जो है हर में जो है दोनों डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, अपॉन में जीरो क्या होता है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इन्फिनेटिव, अनंत हो जाएगी। और अनंत किसकी होती है, समतल प्लेट की, तो ये समतल कांच की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक नंबर का यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो है समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा, समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, क्योंकि F1 इज इक्वल टू F2 करेंगे, अपॉन में जीरो आएगा, तो 1/0 अनंत होता है। तो अनंत जो है ऐसे एक नंबर का ये पूछा जाता है कि समतल कांच की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल कांच की फोकस दूरी आपने ध्यान रखना है अनंत होती है। और अगर आपको समतल कांच की क्षमता पूछ ले, समतल कांच की प्लेट की क्षमता पूछ ले, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f होता है, हमने सूत्र बताया था, P बराबर 1/f, तो 1/∞ करेंगे तो फोकस लेंस की क्षमता कितनी, समतल प्लेट की कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर एक समतल कांच है उसकी फोकस दूरी अनंत बताना है, और क्षमता कितनी बतानी, क्षमता जीरो हो जाएगी। ऐसे नहीं करना कि अनंत हो जाएगी, क्षमता जीरो होगी, फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये भी क्वेश्चन आपको मैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनको भी आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूँ, तो आप उसको भी अलग से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम है आपका, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं इसका, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यतिकरण क्या है, यंग दिक स्लिट में फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र उत्पन्न कीजिए, यह किस पर और कैसे निर्भर करती है। यंग का जो है हमने जो प्रयोग सीखा था उसके आधार पर दिक स्लिट फ्रिंज चौड़ाई निकालनी, फ्रिंज की चौड़ाई, दिक रेखा छिद्र प्रयोग भी कहते हैं इसे, दी स्लिट भी कहते हैं। तो ये दी स्लिट
प्लेट, और ये व्यतिकरण के लिए लागू होता है। इंटरफ्रेंस जो होता है, इंटरफ्रेंस किसे कहते हैं, व्यतिकरण क्या है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसको आपने जो है 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको भी ध्यान देना है कि किस तरीके से आपने करना है। तो चलिए देख लें, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफ्रेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी परिभाषा देख लें। जब समान आवर्ती एवं आयाम के दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। इस घटना को प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है, इंटरफेरेंस कहलाती है। देखो क्या होता है, जब किसी माध्यम में दो तरंगे चलती हैं, तो जैसे हमारे पास, हम इसको इस तरीके से भी समझेंगे। जैसे हमने जो है यहाँ पर, अगर हमने जो है ये हमारे पास एक शांत जल है, इस तरीके से आप समझ लें। यहाँ पर हमारे पास शांत जल है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास जैसे हम यहाँ पर एक पत्थर फेंकेंगे पानी में, तो आपने देखा होगा इस तरीके से लहरें जैसी जो है एक किनारे से चलनी शुरू होती हैं और दूसरे किनारे की ओर बढ़ना शुरू होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर उसी टाइम पे हम एक दूसरा पत्थर डालें, तो यहाँ से भी क्या होगी, एक तो यहाँ पर जो है दो तरंगे आप देखेंगे इस तरीके से क्या होने लग जाएंगी, दो तरंगे आगे की तरफ बढ़ेंगी। अब जब दो तरंगे एक साथ बढ़ेंगी, तो यहाँ पर हमारे पास होगा क्या कि आप यहाँ पे देखेंगे, इसको इंटरफेरेंस का आप समझेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो है कुछ तरंगों, कुछ बिंदुओं पर जो है क्या हो जाएगी, यहाँ पर जब तरंगे मिलेंगी दोनों आपस में, तो ये अध्यारोपण होगा। इसको हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि समान आवर्ती एवं आयाम की, इसलिए हम कह रहे हैं कि आवर्ती भी समान होनी चाहिए, आयाम भी समान होने चाहिए, तभी जाके ये कंडीशन लगती है। किसी माध्यम में जब एक साथ चलती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, तो विभिन्न बिंदुओं पर क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। जैसे माना उनकी पहले अलग अलग, जैसे पहले वाले इस वाले तरंग की तीव्रता I1 है, इस वाले तरंग की तीव्रता I2 है, तो इनका योग से क्या करेंगे, तो इनके योग से क्या होती है, अलग होती है परिणामी तीव्रता। कुछ स्थानों पर तो तीव्रता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, मैक्सिमम। तो वहां पर जो है चमक, यानी तेज जो है प्रकाश जैसे चमकती हुई दिखाई देती है हमें, तो वहां पे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। कुछ बिंदुओं पर अंधेरा जैसा हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है, यानी प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या बिल्कुल कम हो जाती है। आप ये भी कह सकते हैं, शून्य भी हो सकती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्य भी हो सकती है। तो उन स्थानों पर जो है इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है, हमारी व्यतिकरण कहलाती है, इंटरफ्रेंस कहलाती है। तो चलिए इसको एक वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं, हमारे पास किसको हम इंटरफ्रेंस कहते हैं। और ये दिक स्लिट प्रयोग, हमारा फ्रिंज की चौड़ाई हमारे पास किस तरीके से हम उसको निकालते हैं, तो उसी के लिए हम जो है तब हम क्या करेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो सूत्र की स्थापना करनी है, उसी से हम समझेंगे कि क्या फ्रिंज हुई, क्या इसकी चौड़ाई कैसे निकाली जाती है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये भी, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इसको, तो यंग का जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं, यंग का प्रयोग। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सनलाइट ली और सनलाइट से देख रहे हैं ये तरंगागर, हमने बताया कि तरंगागर जो है गोलीय तरंगागर होता है, ये गोलीय तरंगागर बढ़ता है। यहाँ पर एक स्क्रीन ले रखी है जिसपे हमने एक सिंगल स्लिट माने एक छिद्र है, और उससे भी जो है तब ये तरंगागर क्या, और ये आगे की तरफ चल रही है। तो ये हमारे पास ये स्रोत आगे जाके चलेंगे, तो इस तरीके से ये जो है तरंगागर आगे चलेंगे। तो हमने फिर आगे एक स्क्रीन और ले रखी है जिसपे हमने दो छिद्र देख रहे होंगे आपने, 2 स्लिट है इसमें हमारे पास स्क्रीन में, और वो 2 स्लिट हमारे पास, 2 छिद्र उसमें कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमारे पास देखेंगे हम इनको। वो छिद्र हमारे पास S1 और S2 है, और उससे भी फिर क्या होगी, ये जो है दो तरंगे निकलेंगे। देखो एक साथ दो तरंगे, इस S1 से और इस S2 से देख रहे होंगे, दो तरंगे एक साथ निकली। और ये दो तरंगों का जो है इनकी आयाम भी समान थे और आवर्ती भी समान थी। आप व्यतिकरण की हम परिभाषा बता रहे थे, आयाम भी समान और व्यतिकरण भी। और ये जो है क्या करेंगे, अध्यारोपण से आगे चल रही है, और ये क्या हो रही है, कुछ बिंदुओं पर देखेंगे तो ये जो है प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी। देखो अधिकतम और कहाँ पर न्यूनतम कहाँ होती है, यहाँ पर हमारे पास जो होते हैं, ये हमारा जो है हमारा हैगेंस के प्रिंसिपल हमने पढ़ा था अध्यारोपण, उसमें हमारे पास हैगेंस सिद्धांत के आधार पर ये होती है, जो नए स्रोत का कार्य करती है उससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, आपने पढ़ लिया पहले। अब क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये जो इस तरीके के जो आर्क जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, इस सर्कुलर आर्क में हमारे पास क्या बनते हैं, कुछ श्रिंग बनते हैं, कुछ गर्त बनते हैं, जिनको हम क्रेस्ट और डफ कहते हैं, क्रिस्ट और ट्रफ कहते हैं। तो हमारे पास क्रिस्ट जो होते हैं श्रिंग हो गए, ट्रफ हमारे क्या हो गए, गर्त हो गए। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जब एक तरंग का श्रिंग दूसरे के श्रिंग से, या एक का गर्त दूसरे के गर्त से बनता है,
मिलता है। यहाँ पर आप देखें एक का श्रिंक दूसरे के श्रिंक से, या एक का गर्त दूसरे के गर्त से, या एक का क्रेस्ट हम कह लें दूसरे के क्रेस्ट से, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से, तो वहां पर ये क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो वहां पर ये डॉट डॉट दिखा रहे हैं, वहां पे तीव्रता अधिकतम होती है प्रकाश की तीव्रता, वहां पे ब्राइट, यहाँ पे जो है ब्राइट बनती है। और बाकी जगह पे जहां पर एक का श्रिंक दूसरे के गर्त से, या एक का गर्त दूसरे के श्रिंक से क्रॉस करता है, काटता है, वहां पर जो है डार्क पट्टी बनती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ब्राइट और चमकीली पट्टियां हमारे पास पर्दे पर बनती हैं। यहाँ पे हमने कुछ दूरी पर एक पर्दा लिया, तो यहाँ पे ब्राइट इस तरीके से देख रहे होंगे, डार्क और ब्राइट, यानी ब्राइट माने चमकीली हो गई, दीप्त बोलेंगे, और डार्क अदीप्त अदीप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास पट्टी, यहाँ पर आप देखेंगे जो है कुछ पट्टियां जैसे हमारे पर्दे पर दिखाई दी थी, इन पट्टियों को या फ्रिंज कहेंगे। क्लियर हो रहा है? इनको हम क्या कहेंगे? फ्रिंज कहेंगे। और इन फ्रिंज की चौड़ाई सबकी बराबर होगी, चाहे वो डार्क हो चाहे ब्राइट हो, यानी अदीप्त फ्रिंज हो चाहे दीप्त फ्रिंज हो, दोनों में क्या होगी? चौड़ाई क्या होती है? समान होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? आपस में समान होती है, किसी की भी जो है चौड़ाई यहाँ पर क्या होगी? आपस में बराबर होती है। तो ये हमारे पास दीप्त फ्रिंज हो गया, अदीप्त फ्रिंज हो गया, इसी की चौड़ाई हमें निकालनी है। और इसका व्यंजक आपको सूत्र पूछा जाता है कि क्या है, इसका सूत्र निकालिए। तो ये मैंने बताया सन 1801 में ये प्रयोग किसने किया था? थॉमस यंग ने। तो थॉमस यंग ने जो है एक हमारे पास जो है S1 और S2 लिए थे। और यहाँ पर हमने बताया था ये जो स्रोत है, यहाँ पर हमने बताया था ये स्रोत जो आप लेंगे, ये स्रोत हम जो लेते हैं, ये दो स्रोत हमारे पास S1 और S2 होते हैं, इनको हम बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। इसकी भी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? ये ऐसे स्रोत होते हैं जो क्या होते हैं? कलांतर जिनका क्या होता है? समय के साथ नियत रहता है। कला संबद्ध, कला संबद्ध, आप नाम से ध्यान रखें, कला संबद्ध यानी जो है जो कलांतर, जो तब जिन स्रोतों से तरंगे निकलती हैं और वो कलांतर में क्या होती है? समय के साथ नियत होती है। अगर ऐसे नहीं कि एक में जो है एक में ट्रफ पहले निकल गया, दूसरे में क्रेस्ट निकल रहा है, तो ऐसे में जो है तीव्रता भिन्न भिन्न हो जाएगी। आपको ऐसे पूछा जाता है कला संबद्ध स्रोतों की आवश्यकता क्यों होती है? तो जो है व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए, इसको हम प्रतिरूप कहते हैं। तो जो हमें ये व्यतिकरण जो हमें पर्दे पर प्राप्त हो रहा है प्रतिरूप, ये हमारा जो है तभी प्राप्त होगा जब हमारे स्रोत कैसे होंगे बच्चों? कला संबद्ध स्रोत होगा। S1 और S2 हमारे स्रोत कैसे हैं? कला संबद्ध स्रोत हैं। कला संबद्ध स्रोत आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगे क्या होती है? कलांतर में समय के साथ नियत होती हैं, समय के साथ उसका कलांतर बदलता नहीं है। S1 और S2 आपको दो छिद्र दिखा रहा है, आपने उनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी लेनी है। ये हमारी दोनों सिल्टर यानी दो दिख रेखा छिद्र में जो हमारे S1 और S2 उनके बीच की दूरी स्मॉल डी से दिखानी है। और दोनों स्लिट से और पर्दे की जो बीच की दूरी है वो कैपिटल डी, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है। तो आपने कैपिटल डी किसको दिखाना है? पर्दे की दूरी को। और स्मॉल डी किसको दिखाना है? दोनों सिल्टों के बीच की दूरी को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? S1 और S2 से हमने इस जो है यहाँ पर हमने बताया जो सेंटर में बनेगा हमेशा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनेगा, यहाँ से हमने ऊपर एक बिंदु P ले लिया जहां पर हमने इसकी स्थिति ज्ञात करनी है, कौन सी फ्रिंज बन रही है वहां पर जो है। तो यहाँ से हमने S1P और S2P जैसे आप देख रहे होंगे, तो इस तरीके का डायग्राम यहाँ पे जो है हम P पर हम देखेंगे स्थिति, तो वो जो है इसका डायग्राम मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ जैसे आपको देखें। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा, तो आप इसको थोड़ा सा जो है जो आप कॉपी में बनाएंगे, पेपर में बनाएंगे, उसको देख लेंगे किस तरीके से आपने पेपर में बनाना है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरीके का डायग्राम आपने एग्जाम में बनाना है। दो हमारे ये जो हम दिखा रहे थे, तो आप समझ पा रहे होंगे, डायग्राम देख के आपको पिक्चर जो है वीडियो के माध्यम से क्लियर हुई होगी। एस हमने जो है ये स्रोत लिया, हमने बताया कला संबद्ध स्रोत के लिए प्रकाश स्रोत हमने ऐसे लेना है जिससे एक प्रकाश जो है एक छिद्र से यहाँ से जब प्रवेश करेगा, तो ये प्रकाश स्रोत ऐसे प्रवेश कर रहा है और आगे जाके दिक रेखा इससे बराबर दूरी पर रखना है। इससे बराबर दूरी पर क्या होनी चाहिए? दो छिद्र S1 और S2 होने चाहिए। ये यंग ने किया था इस एक्सपेरिमेंट को, तो उन्होंने जो है ये दिया था, थॉमस यंग ने। ये कौन से सन में दिया था? यहाँ पे हम कह लें कि 1801 में। ये थॉमस यंग थे, उन्होंने इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में ये जो S1 S2 दो छिद्र लिए और ये स्रोत कैसे बन गए? तब कला संबद्ध स्रोत बने। ये तभी बन पाएंगे जब ये S से बराबर दूरी पर होंगे, S1 और S2। और ये S1 और S2 क्या होने चाहिए? पतले भी होने चाहिए, बहुत पतले छिद्र होने चाहिए, तभी जाके कला संबद्ध होंगे और तब कलांतर समय के साथ नियत रहेगा। और तब यहाँ से जो है ये हमारे पास इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी हमने स्मॉल डी ली, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इनके दोनों के बीच का एक सेंटर हमने C पॉइंट ले लिया और इससे हमने D दूरी पर, कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा ले लिया जहां पर हमारी फ्रिंज बनेगी। आप देख रहे होंगे S1P और S2P, यहाँ से देखो S1P और S2P। तो यहाँ पर हमारे पास S1 व S2 से चलने वाली प्रकाश तरंग बिंदु P तक पहुंचने में कितनी दूरियां तय कर रही है? S1P व S2P दूरियां तय करती हैं। आप देखेंगे तब इनके बीच का जो पथांतर है वो क्या हो जाएगा? आप देख रहे होंगे
S1P और S2P दूरियां तय कर रही हैं। क्लियर हो रहा है आपको? ये जो S1 से चलने वाली प्रकाश है वो S1P दूरी तय कर रही है और S2 से जो निकलने वाला प्रकाश है P बिंदु तक होने में S2P दूरी तय कर रही है। तो किसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही होगी बच्चों? S2 से निकलने वाले को P तक जाने में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है S1 की अपेक्षा। और वो जो दूरी ज्यादा तय करनी पड़ रही है उसी को हम क्या कहते हैं? पथांतर कहते हैं। पथ में अंतर कितना होगा? तो पथ में अंतर कैसे निकालेंगे बच्चों? S2P में से क्या करेंगे? S1P को माइनस कर देंगे। S2P माइनस S1P कर देना आपने। क्लियर हो रहा है? तो ये S2P माइनस S1P करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे S2P में से S1P करेंगे तो यहाँ से हमने एक लंब खींचा S1A। ये S1A क्या खींचा हमने? यहाँ पे आप देख रहे हो S1A एक लंब खींचा हुआ S1A। S1A तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये आ जाएगा S2A। S2A यहाँ पे आपने जाना है S2P माइनस S1P बराबर क्या आ जाएगा? S2A। समझ रहे बात आपको? यहाँ से S1P में से अगर आप S2P घटाओगे तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी, क्योंकि ये वाली आप देखो जब आप S1P से लंब खींचोगे तो ये जो है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी। कौन सी? यहाँ से लेके A से लेके P तक, A से P तक और S1 से लेके P तक, A से लेके P तक और S1 से लेके P तक बराबर होगा। तो बचा कौन सा? ये वाला। तो यानी ये वाला जो है S2A क्या हो जाएगा? पथांतर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? S2A क्या हो जाएगा? पथांतर हो जाएगा। तो ये हमने पथ में अंतर जो है निकाल दिया S2A। अब हमने क्या करना है? दो त्रिभुज यहाँ पे आपने लेने हैं। यहाँ पर हमारे पास, चलो इसको करने समझने से पहले आप देखो यहाँ पे त्रिभुज आपने बनाना है। यहाँ पे क्या किया है आपने? जो है C से भी एक डॉट 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 मिला के जो है कहाँ मिला लेना? P पे मिला लेना है। और ये जो हमने जो है ये वाला एंगल जो है ऊपर की तरफ, ये वाला एंगल क्या ले लेना? थीटा ले लेना, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी जो एंगल मैं बताऊं यहाँ पर हमारे पास S2S1A इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पर हमने S2S1A इज इक्वल टू क्या लेना है? थीटा। ये वाला एंगल थीटा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एंगल हो जाएगा PCO, ये भी क्या होगा? थीटा होगा। PCO भी क्या होगा? थीटा होगा। तो यहाँ पे आपने जानना है थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे होंगे। उन त्रिभुज में हमारे पास हम लेंगे, देखो पहला त्रिभुज में ले रहा हूँ इसमें S1A S2। चलो ये इस तरीके से कर लें, इसको आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो S1 S2A एक त्रिभुज हमने क्या ले लिया? S1 S2A। तथा दूसरा त्रिभुज आपने क्या लेना है? त्रिभुज PCO। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है? एक त्रिभुज देखो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लूँ इस तरीके से। तो इसमें आपने बताना है ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। ये त्रिभुज हमारे कैसे हैं? समरूप है। ठीक है, इनमें देखेंगे ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण भी थीटा है, ये वाला 90 है, ये वाला भी, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला भी 90 होगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने जो है क्या करना है? S2A अपॉन S1 S2। आपने जो है दो भुजाएं यहाँ पे ली, S2A अपॉन S1 S2। तो S2A, तो यहाँ पे हमारे पास S2A लंब था, तो यहाँ पे जो है उस तरफ दूसरे त्रिभुज में लंब क्या हो जाएगा? OP। ये वाला जो है क्या हो जाएगा? OP लंब हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा? देखो इसको जो है क्या ले लेना? CP। जो है हमारे पास कर्ण क्या हो जाएगा इसका? CP। तो यहाँ पे हमने जो है इस तरीके से करना है CP। यहाँ पे क्या, ये जो है आपने S2A, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने क्या किया? S1 S2A हमने और दो त्रिभुज PCO समरूप लिए, और तब आपने S2A अपॉन S1 S2 करना है बराबर OP अपॉन CP। तो समरूप में आपने बेटा दो भुजाओं को ध्यान रखना, अनुपात निकालना उधर। इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। OP ये हमारा लंब हो जाएगा, यहाँ पे S2A भी लंब हो जाएगा, S1 S2 कर्ण हो जाएगा, CP क्या हो जाएगा? इसके लिए कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर हमने कहा कि P O के निकट हो, अभी हमने तो मान के चल रहे ना कि यहाँ पर हो रहा है, अगर हमने माना P क्या हो? O के निकट हो, तो ये जो है P अगर इसके निकट हो, बिल्कुल यहाँ पर हो, यहाँ पर जो है ये बिल्कुल यहाँ पर हो पास, तो तब आप जब C खींचोगे तो CP जब करोगे तो आप CP को जो है लगभग किसके बराबर ले सकते हो? CO के। CP को किसके बराबर ले लेंगे बच्चों? CO के। तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि ये जो है क्या होगा? यदि बिल्कुल नजदीक है इसके P पॉइंट O के नजदीक हो तो CP को हम लगभग किसके बराबर ले सकते हैं? CO के बराबर ले सकते हैं। तब यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो है CP की जगह आपने क्या कर लेना है? CP की जगह आपने क्या ले लेना है? CO लिख लेना है। CO लिख लेना आपने, नेक्स्ट लाइन में CO लिख देंगे बच्चों। और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख लेंगे S2A। तो S2A को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। S2A हमारा क्या था? पथांतर था।
और S1 अपॉन S2, S1 अपॉन S2 की वैल्यू देख लो बच्चों, क्या रखना बेटा, S1 S2 की वैल्यू बताओ, D, सही है, S1 S2 की वैल्यू हमने स्मॉल d रखनी है, बराबर OP की वैल्यू हमने यहाँ देखो क्या लिया रखा है, x, ये वाली वैल्यू क्या लिया हमने, x, ये CO की वैल्यू बताओ, CO क्या हो जाएगा, पर्दे की दूरी कैपिटल D, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर से आपने जो है S2A, ये जो हमारे पास पथांतर आएगा S2A, ये हो जाएगा x D अपॉन कैपिटल D, यहाँ तक जानना है। S2A बराबर क्या हो जाएगा, x D अपॉन कैपिटल D, इसको आपने क्वेश्चन फर्स्ट कर लेना है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों। पथांतर जो है x D अपॉन कैपिटल D, x क्या है, ये हमारे पास वो उसकी दूरी है मुख्य केंद्र, यानी केंद्र O से जो है, या मुख्य जो हमारे पास केंद्रीय फ्रिंज आती है वहां से इसकी दूरी एक्स डी अपॉन डी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो है, अब जो है यहाँ पर से हमारी जो है शुरू होती है फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए, वहां पर आपने देखना है ये हमने समीकरण एक निकाल दिया, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारी दीप्त फ्रिंज यानी ब्राइट की बात हो रही है बच्चों, याद ध्यान रखना है, दीप्त फ्रिंज की स्थितियां, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दीप्त फ्रिंज की स्थितियां। तो हमने जो है सबसे पहले दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालनी, ब्राइट फ्रिंज की, तो वहां तक हमारी क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, तो बच्चों जैसे मैंने बताया कि व्यतिकरण जो हमारे पास होते हैं, दो प्रकार के व्यतिकरण मैंने बताया था, एक होता है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है हमारे पास विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और दूसरा हमने बताया विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में इसको जो है यहाँ पर जो कलांतर होता है, ये ध्यान रखना हमने, कलांतर जो है पाई का समगुणज होता है, समगुणज यानी जो है सम संख्या 2 4 6 इस तरीके से। तो पहले जीरो तो आता ही है, जीरो भी हमारे पास आ जाएगा, जीरो से हमारे पास फिर आ जाएगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई डैश 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 2m पाई, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो संपोषी व्यतिकरण का जो है कलांतर कितना होता है, 0 2 पाई है। इसके लिए आपको जो है अगर पूछा जाए कि क्या प्रतिबंध है, तो आपने बताना जहां पर कलांतर 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 2m पाई होगा, वहां पर हमारी संपोषी व्यतिकरण होगा, और वहां पे क्या होगी बच्चों बताओ, क्या होगी, तीव्रता अधिकतम होगी, और वहां पे कैसी फ्रिंज बनेगी, दीप्त फ्रिंज। ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दीप्त फ्रिंज की स्थिति की बात कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ये याद होगा तभी आप कर पाएंगे। विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर है वो क्या होता है, पाई का विषम गुणज, विषम गुणज होता है, पाई का विषम गुणज। तो पाई का विषम गुणज क्या होगा बोलो, 1 पाई, फिर क्या होगा बोलो 3 पाई, फिर क्या होगा 5 पाई डैश डैश डैश, लास्ट में होता है इसमें 2m प्लस 1 पाई, ये होता है बच्चों, ठीक है, 2m प्लस 1 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जानना है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि m की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। आप जो यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो जो है क्या हो जाएगा 2m 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो है, यहाँ पर जो है m की वैल्यू आपने यहाँ पे भी क्या करोगे आप, m की वैल्यू 0 1 2 3 डैश 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 करोगे। तो जब आप यहाँ पे जो है 1 2 3 करोगे तो 0 रखोगे, देखो तो 0 रखोगे तो यहाँ पाई बचेगा, पहले m का मान 0 रख के देख लो, m का मान 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 3 पाई आ जाएगा, देख लो 3 पाई आ रहा है। 2 रखोगे तो 2 2 इंटू m 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5m। तो ये ध्यान रखना 2m प्लस 1 कैसे आया, इस तरीके से आया 2m प्लस 1 पाई, m का मान 0 1 2 3। चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमारे पास एक सूत्र हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और एक सूत्र यहाँ पे हमारे पास जो होता है कलांतर में होता है, कलांतर का जो सूत्र होता है ये होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर। 11th में आपने पढ़ा होगा, ये जो है पथांतर का जो कलांतर और पथांतर में जो रिलेशन आता है, कलांतर मैंने कला में अंतर और पथांतर अभी हमने बताया पथ में अंतर। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा पथांतर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पथांतर हमें निकालना है, तो पथांतर में कैसे निकालोगे बच्चों आप, पथांतर बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, ठीक है बच्चों, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो हम स्थितियां लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास हम क्या कहेंगे, संपोषी, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे बच्चों, संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए, कलांतर अभी हमने बताया ये वाला होगा, लेकिन हमने जो है यहाँ पर जो है पथांतर लिखना है बच्चों, पथांतर क्या लिखोगे बेटो, पथांतर के लिए, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, के लिए पथांतर, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, क्योंकि दीप्त फ्रिंज हमारी कहाँ पे बनेगी बच्चों, जैसे मैंने बताया था संपोषी व्यतिकरण हो रहा होगा जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो रही होगी। तो ठीक है, पथांतर कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे से आप बोलो, देखो क्या मैं बताऊं आपको, पहले आपने जो है ये वाला मान रखना है, 0 रखोगे यहाँ पे, कलांतर का मान 0 करोगे तो पथांतर भी क्या आएगा 0। यहाँ पर आप जो है कलांतर का मान क्या रखोगे, दूसरा मान क्या है 2 पाई, यहाँ से देखो 2 पाई रखोगे तो 2 पाई यहाँ पे आपने जो है क्या रखना है इसका मान, कलांतर का मान यहाँ पे 2 पाई रखोगे,
तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा तो क्या आएगा बच्चों, लैम्डा। क्लियर हो रहा है, गुड। आप जो है फिर उसके बाद क्या रखोगे, 4 पाई रखोगे, यहाँ पे जो है क्या रखोगे, 4 पाई। दूसरा अगला मान क्या है, 4 पाई। 4 पाई रखोगे तो जो है पाई से पाई कटेगा, 2 से ये कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा। क्लियर हो रहा है, तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा, यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, m लैम्डा। डैश 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 क्या कर दोगे, m लैम्डा, और m बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ये आपने कर लेना है। तो ये जो है ये पथांतर इतना होगा किसके लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए। अरे आपने कहना है यहाँ पे क्या होगी, तीव्रता अधिकतम होगी। तीव्रता क्या होगी यहाँ पे बच्चों, अधिकतम होगी। यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी प्रकाश की, तीव्रता अधिकतम होगी, और तभी जाके वहां पे दीप्त फ्रिंज बनेगी। तो यहाँ पे ये कंडीशन होगी 0 लैम्डा 2 लैम्डा m लैम्डा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पथांतर होगा, तो आप जो है क्या करेंगे, फ्रिंज की स्थिति हम देख रहे हैं, तो जो है m हमारे पास माना ये mv फ्रिंज के लिए। यहाँ पर आप देख लें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो ये P है, इस P पर जो है माना ये MV फ्रिंज है। ठीक है, तो ये M फ्रिंज बन रही है, यहाँ से 1 2 3 4 5 और लास्ट में कितनी MV, इसके बाद भी हो सकती है। ठीक है, तो MV फ्रिंज को हमने क्या बता दिया बच्चों, MV फ्रिंज को हमने बताया MV फ्रिंज, MV दीप्त फ्रिंज। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है इस पथांतर क्या हो जाएगा, M लैम्डा बराबर x m d अपॉन कैपिटल D। यहाँ पे यहाँ पे क्लियर हुआ, आपको समझ में आया बच्चों कैसे किया मैंने। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो सूत्र था, ये यहाँ पे हमारे पास समीकरण 1 निकली है। समीकरण 1 में मैंने H2A जो पथांतर था उसकी जगह मैंने क्या रख दिया, m लैम्डा, और x की जगह, ये इस x की जगह स्थिति कौन सी रख दी, xm, और स्मॉल d वैसे रहेगा, कैपिटल D वैसे रहेगा। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक समझ में आया आपको। m लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, xm डी लैम्डा। एक्स जो है हमारे पास एक्सवी फ्रिंज थी तो हमने एक्स ले लिया था, अगर दूरी एम हुई होगी तो एक्स एम कर लेंगे उसको, एक्स एम हमने किया इसको। तो यहाँ पे हमारे पास एम लैम्डा, ये हमारे पास ये किससे आया, समीकरण 1 से आया बच्चों, ध्यान रखना, ये किससे आया आपका, समीकरण 1 से। तो एम लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एम। अब हमें जो है एक्स एम बराबर निकालना है, एक्स एम बराबर क्या हो जाएगा, एम डी लैम्डा अपॉन डी। इसको आपने इक्वेशन सेकंड कर लेना, एक्स एम बराबर क्या हो जाएगा, एम डी, ये वाला देखो क्लियर हो रहा है, देखो यहाँ से एम डी कैपिटल डी यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम डी लैम्डा अपॉन डी, स्मॉल डी जाएगा अपॉन में, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। तो ये हमारी दीप्त फ्रिंज, एम वी दीप्त फ्रिंज की स्थिति आ जाएगी। और एम प्लस वन वी दीप्त फ्रिंज के लिए आप क्या निकालोगे, एम प्लस एम वी दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकाल लो। एम प्लस वन वी दीप्त फ्रिंज के लिए बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स के बाद एम वी के लिए क्या हो जाएगा, एम प्लस वन, और यहाँ पे जो एम की जगह क्या रख लेंगे आप, एम प्लस वन, और ये हो जाएगा डी लैम्डा अपॉन डी, एम प्लस वन डी लैम्डा अपॉन डी। यहाँ पे क्लियर हो रहा है, एक्स एम बराबर एम की जगह क्या रख दोगे आप, एम प्लस वन कर दोगे अगली, और एम की जगह यहाँ पे क्या कर लोगे, एम की जगह क्या कर लेंगे, एक्स एम प्लस वन। जैसे मैंने 10वीं फ्रिंज के लिए 10 है, अगली क्या हो जाएगी 10 10 प्लस वन, वही हम एम के लिए, एम वी के लिए एम हो जाएगा, अगले के लिए क्या हो जाएगा, एम प्लस वन। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब इसकी भी हमें जरूरत क्यों पड़ी, अभी हम पता लगाएंगे क्यों करामने से। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, जब हमारे पास जो है फ्रिंज चौड़ाई निकालनी होगी, अब हम क्या निकालेंगे, फ्रिंज चौड़ाई। आपको जो है फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी थी, तो फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकालोगे बच्चों, यही आपको पूछा गया था, फ्रिंज की चौड़ाई। तो आपने जो है फ्रिंज की चौड़ाई कैसे करना है, आपने जो है एक्स बाद वाली फ्रिंज की स्थिति में से पहले वाली फ्रिंज की स्थिति को घटा लेना है, इसको आपने समीकरण 3 कर लेना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाओगे तो देखो तब क्या होगा, क्यों घटा रहे बच्चों, आप क्लियर हो रहा है। बाद वाली फ्रिंज में से अगर पहली वाली फ्रिंज घटा दोगे तो उसमें जो है हमारे पास जो है चौड़ाई निकल जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स एम प्लस वन में से एक्स एम घटा देंगे, तो यहाँ पर जिसमें से आपने घटाना है, यहाँ पर आपने क्या घटाना है, एम प्लस वन डी लैम्डा अपॉन डी में से घटाना है एम डी लैम्डा अपॉन डी। क्लियर हो रहा है, 3 में से 2 घटाओ समीकरण में, तो देखो क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों में डी लैम्डा अपॉन डी कॉमन है, तो पहले वाले से बचेगा एम प्लस वन, दूसरे वाले से बचेगा एम, और बाहर क्या हो जाएगा, डी लैम्डा अपॉन डी कॉमन आ जाएगा दोनों से। देखो एम माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा सिर्फ,
तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रिंज की चौड़ाई जो आती है इसको हम डब्ल्यू से लेते हैं, इन दोनों का अंतर कैपिटल डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा डी लैम्डा अपॉन डी। यही आपको जो है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना था। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। तो ये जो है फ्रिंज की चौड़ाई आती है, तो आपने जो है इस फ्रिंज की चौड़ाई को किस तरीके से समझना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये देख रहे होंगे, ये जो है काली पट्टियां जो हमने दिखा रखी है और बीच में जो है ये चमकीली पट्टियां है, और ये बीचों बीच में जो हमारे पास यहाँ पे जो है दीप्त फ्रिंज होता है। सेंटर में हमारे पास पर्दे के सेंटर में हमेशा इसको हम बोलते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। इस वाले सूत्र में अगर हमने जो एक्स एम बराबर लिखा हुआ है, इस वाले में अगर हम क्या कर देंगे, ये वाला जो सूत्र हमने लिखा है इसमें अगर हम एम बराबर 0 रख देंगे तो 0 माने पहली स्थिति आ जाएगी, एम का मान 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो सेंटर में जो हमने डायग्राम दिखाया था उस डायग्राम के सेंटर में जो है क्या आ जाएगा, ये जैसे आप देख रहे तो इसके सेंटर में जो है क्या है, ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनेगा और उसके ऊपर भी कुछ पट्टियां बनेंगी और नीचे भी पट्टियां बनी होंगी। तो ऊपर वाली पहले कुछ चमकीली होंगी, काली होंगी, फिर चमकीली होंगी, एकांतर क्रम में होती है। उसी तरीके से कुछ जो है ब्राइट होगी, कुछ डार्क होगी, जिनको हम दीप्त और अदीप्त करें। तो ये काली वाली अदीप्त फ्रिंज होगा अगर आपको अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई पूछी जाएगी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास देखें, हम जो अगर क्या करेंगे, यहाँ पर दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज ले लें। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है मैंने जो है दो क्रमागत माना, ये वाली यहाँ पर आप देख लो, इस वाली दीप्त यहाँ पर जो है ये इसके बीच में कौन सी बन रही है, ये वाली दीप्त बन रही है। इस वाली को मैं अगर एम मान लूं और इसकी अगली वाली को क्या ले लूं, m+1 ले लूं, तो इस बाद वाली में से अगर हम पहला वाला घटाएं तो ये वाली क्या आ जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी, और वो किसकी होगी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। डब्ल्यू बराबर, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, डी लैम्डा अपॉन डी। क्लियर हो रहा है। आप जो है किसी भी दो दीप्त फ्रिंज की, इस वाले फ्रिंज में से अगर इस वाले फ्रिंज की चौड़ाई को घटाओगे, इस वाली दीप्त अदीप्त फ्रिंज में से इस वाले को घटाओगे तो ये बीच वाली फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी, तो हमें बीच वाली दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है सभी फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो बच्चों आपको। तो इस तरीके से आपने जो है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक निकालना है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो डब्ल्यू प्रोपोर्शनल किसके होता है, डी के होता है। डब्ल्यू प्रोपोर्शनल किसके होता है, लैम्डा के होता है। डब्ल्यू प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/d के होता है। तो ये अगर आपको पूछा गया था किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो यानी जो है क्या करता है, ये दोनों स्लिटों के और पर्दे के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अगर पर्दे की दूरी आपको पूछा जाए खिसका के कम कर दे, पर्दे के बीच की दूरी खिसका के कम कर दे, तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डी का मान कम करने पर डब्ल्यू का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लैम्डा का मान यानी जो प्रकाश हमने भेजा है उसकी तरंग दैर्ध्य अगर हम कम कर देंगे तो डब्ल्यू की चौड़ाई यानी जो फ्रिंज की चौड़ाई वो भी कम हो जाएगी। डी क्या था बेटा, स्मॉल डी, तो दोनों स्लिटों के बीच की जो दूरी थी S1 और S2 के जो बीच की दूरी, S1 और S2 के बीच की जो दूरी थी स्मॉल डी, अगर S1 और S2 स्मॉल डी का मान अगर हम कम कर देंगे तो दोनों अगर हमारे पास पास होंगे, डी का मान अगर हम कम कर देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना कि जो सीटों के बीच की जो दूरी है वो कम क्यों ली जाती है, ताकि फ्रिंज की चौड़ाई अच्छी आए, मतलब चौड़ाई हमें जो है फ्रिंज की पट्टियां दिखाई दें। तो इस प्रकार से जो है ये आपने ध्यान रखना है कि जो है फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो डब्ल्यू प्रोपोर्शनल डी, डब्ल्यू प्रोपोर्शनल लैम्डा, डब्ल्यू, और मैंने बताया अगर आपका अदीप्त फ्रिंज की पूछा उन सबकी फ्रिंज की चौड़ाई बराबर आती है, उसके लिए भी यही सूत्र आएगा, डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, डी लैम्डा अपॉन डी। तो क्लियर हो रहा है आप सभी को। कहीं पर अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यतिकरण से संबंधित, तो ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके जल्दी आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।